हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 237 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था सैम डैक ने डूम का कुत्ता 2 मिनट में बना दिया था। लेकिन इससे पहले कि सैम डैक उसे कुत्ता बनाने के बाद कुत्ते की मौत मारता, सैम डैक को याद आता है इस बंदे को मैंने कहीं तो देखा है। सैम डैक को लगता है शायद ये इसके बड़े भाई जॉस को जानता है, और सच में डूम के बड़े भाई का नाम जॉस ही होता है। इसलिए वो काफी हैरान होता है आखिर इसको मेरे बड़े भाई का नाम कैसे पता, और ये बंदा मेरे बड़े भाई के बारे में क्या जानता है। वैसे भी डूम अब अपने बड़े भाई को बहुत ही गलत इंसान मानता है। उसको लगता है उसका बड़ा भाई लड़कियों के ऊपर अय्याशियां करता है पैसे उड़ा के, और डूम को कहता है तू बस अच्छे काम करा कर, और उसे बस ज्ञान देता रहता है। इसलिए डूम के बड़े भाई के मरने के बाद से डूम उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगा था, और इतनी नफरत में खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया सबसे लड़ लड़ के। लेकिन इसके बाद हम डूम की लाइफ का एक पुराना सीन देखते हैं जब वो अपने इलाके की लोकल मिलिट्री का हिस्सा बन गया था, और एक दिन उसके पास उसके साथ का एक बंदा आता है जो डूम को बताता है जहाँ तुम पहले रहते थे हमें वहाँ से एक आइडेंटिटी कार्ड मिला है जिसमें नाम लिखा है डोमिनिक कावालांटी। लेकिन हैरानी की बात है इस नाम के साथ आइडेंटिटी कार्ड में फोटो लगी है डूम की बचपन वाली, लेकिन डूम का नाम ये है ही नहीं। फिर ये आइडेंटिटी कार्ड में ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कावालांटी सरनेम है ये काफी ज्यादा बड़े घराने का नेम है, और एक बस्ती के लड़के के साथ ये नाम कैसे जुड़ गया ये इन लोगों के समझ नहीं आता। दरअसल बचपन में जिस इलाके में डूम रहा करता था जिसका नाम साओ पाउलो है, वहाँ के बड़े घराने के लोगों का सरनेम होता था कावालांटी। डूम अपना ये नकली आइडेंटिटी कार्ड देख के कहता है लगता है किसी ने ये नकली बनाया है मेरे नाम का इस्तेमाल करके, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसके साथ का बंदा कहता है हमारी गैंग में इस वजह से माहौल कुछ ठीक नहीं है। हमारे सारे लोगों को लगता था तुम भी हमारी ही तरह बहुत ही निचले स्तर से आए हो डूम, लेकिन इस आइडेंटिटी कार्ड की वजह से इस बात ने उनको हिला के रख दिया है कि तुम एक बड़े घराने के इंसान हो। हमारे लोग वो हैं जो विश्वास में चलते हैं, और उनका विश्वास अब धीरे धीरे टूटने लगा है तुमसे। लगता है ये सब कुछ हमारे दुश्मनों की चाल है तुम्हें गिराने के लिए। हाँ, लेकिन उनकी ये फालतू की ट्रिक्स काम नहीं आने वाली। उन्हें जाके बोल दो अगर उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो सामने आके बात करे, क्योंकि मैं इसी तरीके की पॉलिटिक्स जानता हूँ। बस मैं नहीं जानता ये किसने करा, लेकिन जिसने भी करा काफी ज्यादा बचकानी हरकत है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे डूम सैम डैक को कहता है तुमने जो मेरे बड़े भाई का नाम लिया आखिर तुम उसको कैसे जानते हो? सैम डैक बताता है ओह, इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही था। तुझे याद है वो जगह जिसका नाम फैब्रिका है? वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि लोकल मिलिट्री भी उस जगह से दूर रहती है। अंधकार भरी बस्तियों में भी वो जगह सबसे ज्यादा अंधकार से भरी है, और एक टाइम पे वहाँ पे एक ऐसी फेमस इंसान छुपी थी जो किसी की आइडेंटिटी बहुत ही आसानी से बदल देती थी। ऐसा नहीं है कि उस औरत को मैं किसी और वजह से ढूंढने गया था। दरअसल जब मैं वहाँ गया था तो उस वक्त काफी ज्यादा जवान था और पूरी दुनिया घूम रहा था। मैं उसके पास बस इसलिए गया था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने थे उससे। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब सैम डैक उस औरत या फिर लड़की के पास जाता है जो आइडेंटिटी कार्ड में किसी की पहचान बदल देती थी बिना किसी सबूत छोड़े। सैम डैक जवानी के दिनों में उसके पास आके कहता है तो क्या तुम ही वो टेक्नीशियन हो जो किसी की पहचान बिना कोई सबूत छोड़े बदल देती है? ये बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए? ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। आखिर तुम्हारी उम्र क्या है अभी? देखिए मैडम, भले ही मैं काफी ज्यादा छोटा लग रहा हूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे जो कस्टमर खड़ा है उसे बोल रही हूँ। और हम देखते हैं सैम डैक के पीछे खड़ा है डूम का बड़ा भाई, जो अपने छोटे भाई डूम के लिए एक नई पहचान बनवाने के लिए यहाँ पे आया है, ताकि उसका छोटा भाई उस स्लम से, उस बस्ती से निकल के अपनी अच्छी जिंदगी शुरू कर सके कहीं। यही सब बताते हुए प्रेजेंट मोमेंट में सैम डैक डूम को कहता है हम वहाँ पे इत्तेफाक से मिल गए थे, और थोड़ी बहुत हमारी वहाँ पे बात भी हुई थी, लेकिन मानना पड़ेगा वो बच्चा काफी ज्यादा काबिलिया तारीफ था। मतलब किसी और के लिए खुद को कुर्बान कर देना ये कोई छोटा मोटा सैक्रिफाइस नहीं होता, खासकर तब जब तुम एक छोटे बच्चे हो। दरअसल सैम डैक जब पास्ट में इसके बड़े भाई से मिला था और उसे पता चलता है ये अपने छोटे भाई के लिए नकली पहचान बनाने के लिए आया है ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, तो सैम डैक ने पहले डूम के भाई को आगे जाने दिया था कि भाई पहले तू ही अपना काम करा ले, मैं तो ऐसे ही आ रखा हूँ। लेकिन डूम का बड़ा भाई इतना ज्यादा अच्छा इंसान था कि सैम डैक की इस छोटी सी मदद के बदले वो अपने छोटे भाई की फोटो दिखाते हुए सैम डैक को कहता है मिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आगे जाने देने के लिए। इसके बदले में मैं आपको अपने छोटे भाई की फोटो दिखाता हूँ, देखो ये काफी ज्यादा क्यूट है ना? वैसे डूम क्यूट तो किसी एंगल से नहीं, लेकिन जब उसका बड़ा भाई बोल ही रहा है तो सैम डैक भी बोल देता है हाँ क्यूट तो है। डूम का बड़ा भाई कहता है लेकिन आपको पता है जैसा ये दिखता है उसके बिल्कुल अपोजिट इसके पास एक टैलेंट है। इसके पास टैलेंट है काट मार मचाने का, और इस तरीके का टैलेंट हमारे यहाँ जिसके पास होता है वो ना भी चाहे तो उसे गुनाहों की दुनिया में जाना पड़ता है। मुझे कुछ ही टाइम पहले पता चला
एक हरामजादा गैंगस्टर मेरे भाई को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए बोल रहा था और मेरा छोटा भाई ऐसे गुनाहों की दुनिया में चला जाए, मैं बस खड़ा खड़ा ये देख नहीं सकता था। इसलिए मैं किसी न किसी तरीके से हमारी बस्ती से उसको निकाल के किसी अच्छी जगह भेजूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पे उसकी नई पहचान बनाने आया हूँ। भले ही पैसे की कमी होने की वजह से मैं अपने लिए नहीं कर सकता, लेकिन उसको मैं यहाँ से निकाल के रहूंगा, उसको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं चाहता हूँ वो भी बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सके। अरे वाह, बड़ा भाई हो तो ऐसा हो। तुम्हारे पेरेंट्स इस बारे में क्या बोलते हैं? वेल, सच बताऊं तो मेरे छोटे भाई के पेरेंट्स को मैं नहीं जानता। दरअसल मैं उसका असली बड़ा भाई नहीं हूँ। मेरे छोटे भाई को जो मेरा नाम पता है वो है जॉस एंटोनियो, लेकिन मेरा असली नाम है जॉस कैवलांटी। आज से 10 साल पहले ब्राजील में काफी ज्यादा खतरनाक गोलीबारी हुई थी। बस्ती के लोग बड़े घरानों के लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, उनको गोलियां मार के, और उसी दंगे के बीच में मैं और मेरे माँ बाप भी फंस गए। हम लोग भाग रहे थे, तभी अचानक से हमने देखा जमीन में एक छोटा सा बच्चा पड़ा है जो अभी अभी पैदा हुआ होगा। वो बच्चा रो रहा था और मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा दयालु किस्म के इंसान थे, इसलिए वो उस बच्चे को छोड़ नहीं पाए। तुम ही बताओ, इतने छोटे से बच्चे को हम मरने कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन वो बच्चा जरूर उन्हीं बस्ती वालों का था जो उस वक्त हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिर इस समय उस बच्चे की क्या गलती थी? उस बच्चे को उन्होंने ऐसे क्यों छोड़ दिया? लेकिन मेरे माँ बाप जब उसको लेके भाग रहे थे तो उनको गोलियां मार दी गई। एक मिनट, अब मुझे समझ आया। हाँ मिस्टर, आप बिल्कुल सही समझे। वो छोटा बच्चा मेरा छोटा भाई है। वो वही बच्चा है जिसे मेरे माँ बाप ने बचाया था, और क्योंकि उस बच्चे को बचाने का फैसला मेरे माँ बाप ने लिया था, इसलिए मैं ये साबित करना चाहता हूँ, भले ही तुम बहुत ही बुरे हालातों में बहुत बुरी जगह पैदा हुए हो, भले ही तुम बहुत ज्यादा हिंसक किस्म के इंसान हो, लेकिन फिर भी मैं ये साबित करना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप ने उस बच्चे को जो प्यार दिया था बिना किसी शर्त के, वो कोई मजाक नहीं था, वो कोई गलती नहीं थी। मैं ये साबित करना चाहता हूँ, अगर दुनिया में कोई तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हो, ना कि एक मॉन्स्टर की तरह। मैं अपने माँ बाप से यही सीखा हूँ। सैम डैक से सारी की सारी बातें सुन के डूम काफी ज्यादा हैरान होके कहता है, क्या तुमने क्या कहा? मेरे भाई ने क्या करा? अबे साले, इससे तेरा क्या मतलब है तेरे भाई ने क्या करा? लेकिन इतने में ही ये जगह जो लगातार टूट रही है, ऊपर से यहाँ से काफी सारे पत्थर गिरते हैं। इसलिए सैम डैक सीधा मुद्दे की बात करता है, वो सब छोड़, मुझे बस ये बता, आखिर अभी तू यहाँ कर क्या रहा है? आखिर तू ऐसी जगह में कैसे आ गया? लेकिन डूम की आंखों में बस अब पछतावे के आंसू रह जाते हैं। इसलिए मैंने पिछले चैप्टर में कहा था ये कमजोर है, जो अपने उस भाई की नियत पे शक कर रहा था जिसने कभी उसका बुरा नहीं सोचा। और सच बताऊं, दुनिया में भी यही चलता है। कई बार लोग किसी अच्छे इंसान को गलत समझ बैठते हैं और गलत इंसान को सही, और इंसान ऐसी चीजों का शिकार ना हो, इसीलिए दिमाग का शांत होना जरूरी है, क्योंकि शांत मन से ही हम सही और गलत का पता लगा सकते हैं। क्योंकि गुस्से में तो बस फोड़ना और फाड़ना ही दिमाग में आता है, जैसे कि डूम के आया था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन का उस जगह का सीन जहाँ पे जिनचॉल पार्क और चाइल्ड फैमिली का छोटा बेटा विक्टर चाइल्ड है। ये दोनों यहाँ पे चाइल्ड फैमिली की कमजोरी ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे आके उनको वो नहीं मिलती क्योंकि वो कोई लेके भाग गया है। विक्टर चाइल्ड के यहाँ से जाते जाते जिनचॉल कहता है, ओए चाइल्ड, क्या तू सच में यहाँ से ऐसे जाने की सोच रहा है? आज नहीं तो कल हम दोनों को एक दूसरे का आमना सामना करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम हम दोनों को एक दूसरे के नाम तो जान लेने चाहिए। क्या तू मेरा नाम जानना चाहता है? इसकी जगह पर तुझे डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के हरामखोरों की चिंता करनी चाहिए। वैसे भी तुझ जैसे गधे को देने के लिए मेरे पास कोई नाम नहीं। वैसे भी तुझे यहाँ आने पे देर हो गई, इसलिए अपने बाकी के काम कम से कम कर ले। क्या तूने मुझे गधा कहा? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे लेट आने की भरपाई पहले ही शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं चाइल्ड फैमिली के वीकनेस के सबूत जो होते हैं, डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा लेके भाग रहा होता है जिसका नाम है ऑरवेल, लेकिन हिकारू कुरोदा इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुए है और शायद इसको भागने नहीं देगी। इसलिए जिनचॉल चाइल्ड को कहता है, जो बंदा यहाँ से डाटा लेके भागा है वो हमारी रेंज के अंदर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे वक्त में पहुंच जाता और वो सबूत मेरे हाथ में होते तो अब तक तो अपनी जान हथेली में रख के मुझसे यहाँ पे लड़ रहा होता। इसलिए तेरी नजर से ये बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है क्या कि मैं यहाँ पे लेट पहुंचा हूँ, क्योंकि जल्दी पहुंच जाता तो हम दोनों लड़ रहे होते और तेरी मैं बहुत बढ़िया करके तोड़ता। तो ऐसे वक्त में ऐसी बचकानी तरीके से मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। इतने में ये जगह भी टूटने लगती है और जिनचॉल कहता है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तुझे जो लगता है कि मैं तुझे उकसा रहा हूँ, वो ये भी हो सकता है कि एक ताकतवर इंसान तेरे ऊपर दया कर रहा है तुझे छोड़ के, जो कि जल्दी मैं तुझे दिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं करा तो सारे के सारे लोग यहाँ पे दब के मारे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर किम और रेवन की फाइट अब भी चल रही होती है, और जिनचॉल के मुताबिक वो जगह भी 3 मिनट में पूरी गिरने वाली है, इसलिए 3 मिनट में मैनेजर किम और उसको अपनी फाइट खत्म करनी होगी, नहीं तो वो दब जाएंगे वहाँ। लेकिन रेवन और मैनेजर किम के पंगे काफी ज्यादा खतरनाक चल रहे होते हैं। रेवन एक मुक्का मारता है मैनेजर किम के, फिर मैनेजर किम भी उसके मुंह पे
पे बजाते हैं एक पंच। इसके बाद रेवन की लात पड़ती है मैनेजर किम के पेट में, जिससे वो घिसटते हुए पीछे जाते हैं और रेवन अचानक से उनके पास आके उनके मुंह पे एक लात मारता है। लेकिन मैनेजर किम पीछे की तरफ होकर इस हमले से बच जाते हैं और ये दोनों दोबारा से एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस जगह के भी काफी सारे पत्थर ऊपर से गिरना शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और पत्थर गिरने की वजह से यहाँ पे धूल हो चुकी है और उसी धूल के बीच से ये दोनों अपने मुक्के निकालते हुए एक दूसरे को मारते हैं। लगातार एक दूसरे के पंचेस मारते हुए मैनेजर किम इसको कहते हैं, तू एक मिलिट्री मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रहा है और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो तूने किसी मामूली इंसान से सीखी होगी। मैं बता सकता हूँ तूने ये काफी अच्छी तरीके से सीखी है। ऊपर से तेरे पास ऐसी फोर्स है जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी तक को हिला के रख सकती है, लेकिन तुझे देख के लगता नहीं तो ये सब कुछ अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहा है। और बल्कि अगर मैं ये सब कुछ भी साइड रख दूं तो भी तुझ जैसा एक पक्के इरादे वाला इंसान जो दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये सब कुछ करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? तू एक मिलिट्री का बंदा है जो अपने साथियों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, उसके बावजूद भी तुझ जैसा इंसान दुनिया को तबाह करने की क्यों सोच रहा है? ये दोनों लगातार फाइट तो कर ही जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं और इसी दौरान रेवन कहता है, क्या इस चीज की वजह, इस दुनिया को पलट के रख देने की मेरी वजह एक ऐसा सच है जिसको मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। और वो सच जानने के लिए हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पे रेवन ने एक बच्चे के ऊपर गन तान रखी होती है और वो बच्चा गन पकड़ के कहता है, टीचर ट्रिगर दबाओ, ये आपका मिशन है, अपना मिशन पूरा करो। लेकिन रेवन के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन ये बच्चा जो रेवन को टीचर बोल रहा है, इसके और रेवन के बीच की कहानी क्या है जिस वजह से रेवन दुनिया को पलटने के मिशन में निकल चुका है? ये चीज हमें अगले चैप्टर में पता चलेगी क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मन हो तो कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।